हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि पता है यूपी ट्रिपल एस जेई 4612 का डेट आ चुका है, जो कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है। उसको रिगार्डिंग हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आए थे, जिसमें हमने 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहा है माँ। तो उस चीज़ को आज हम क्या करेंगे, मॉक नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो मॉक नंबर 1 के सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। टेक्निकल के 65 क्वेश्चन एज पर द जो भी सिलेबस है। ठीक है, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। और जिसने मॉक टेस्ट नहीं लिया है या नोट्स नहीं लिया है, उस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। ठीक है, तो आइए मॉक नंबर 1 के बारे में पूरा बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं। तो भाई आप देख सकते हो यूपी ट्रिपल एस जेई 4612 के लिए 15 फुल लेंथ दोनों भाषाओं में सॉल्यूशन के साथ है। तो इस तरीके से आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे किस तरीके से दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलो, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लिखा है बेलन घाटी सोनभद्र से पुराण काल के साक्ष्य मिले। तो ये बात यहाँ पर सही बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो मतलब ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विकल्प ए और विकल्प दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो इसमें देखो पूछ रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना जो उसके उद्गम स्थल है। ठीक है, तो रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो रामगंगा आपको पता है नैनीताल धूतातोली श्रेणी से निकलती है। ठीक है ना, और हिंडन नदी की बात करूं तो सहारनपुर में शिवालिक से निकलती है। और गोमती नगर की बात करूं तो गोमती नगर भाई पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील के पास से। और केन नदी की बात करूं तो ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो किस तरीके से है। चलो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की मिस्ट्री के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गलत क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है भावर भावर क्षेत्र में ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, तराई क्षेत्र में दलदली और उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जाहिर सी बात है ये बात सही बोल रहा है, जो कि आपका महाराजगंज का क्षेत्र है वो सब तराई इलाके में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड में लाल मिट्टी की अधिकता है, ये भी बात सही है, दक्षिणी पठार के कारण यहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है गंगा यमुना दोआब में केवल ऊसर मिट्टी ही पाई जाती है। नहीं भाई, गंगा यमुना दोआब में बहुत ही बढ़िया उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ना कि ऊसर। ऊसर मतलब बंजर होता है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बाकी पांचवा क्या है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में मरुस्थलीय मिट्टी के अंश भी मिलते हैं। तो ये बात सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गलत युग्म की पहचान करना है। तो आपको पता है गलत युग्म, जैसे कन्नौज जो है इत्र के लिए जाना जाता है, ये बात सबको पता है। सिद्धार्थ नगर है जो वो काला नमक चावल, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी बात आप जानते होंगे। अब मुजफ्फरनगर और अयोध्या दोनों गुड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इस बात को ध्यान रखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, और गोरखपुर में जो टेराकोटा है ये भी उसके लिए जाना जाता है। और जो कानपुर देहात है वो यहाँ पे आगरा में चमड़ा उत्पादन होके एक एल्युमिनियम बर्तन का निर्माण यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यही कानपुर बोलता तो चमड़ा उद्योग यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन यहीं पे कानपुर देहात की बात कर रहा है तो वहाँ पे एल्युमिनियम बर्तन का मेन उद्योग होता है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संस्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में स्थित है, ये बात सही बोल रहा है। ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र के रूस में सहयोग से बना है, ये भी बात सही बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 22,000 मेगावाट क्षमता प्रदान करना है, ये भी सही है। और फिर लिख रहा है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थित है, मतलब ये भी सही है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, खनिज संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हीरा उत्पादन की बात करता हूं तो सीधा आपको पता होना चाहिए, जो बांदा होता है वो हीरा उत्पाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर, वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसके भाई दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, इस बात को आप समझते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 8वां नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो भाई जो श्रावस्ती है वहां पर महिला साक्षरता दर सबसे कम रही है, इस बात को आप जानते हैं। और जो सबसे अधिक साक्षरता दर है कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है ना, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, और महिलाओं की साक्षरता दर कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो कानपुर नगर में है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोक गीतों के संबंध में विचार करें। कजरी मिर्जापुर और वाराणसी के क्षेत्र का प्रमुख प्रसिद्ध सावन गीत है, तो ये बात सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, फाग और होरी ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपको 1 और 2 दोनों सही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए, उत्तर प्रदेश में मेलों का मिलान करना है तो मेले भाई कहाँ कहाँ लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेला जो होना आता है हमारा नौचंदी मेला की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है? मेरठ पे लगता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो बी का हमारा पहला होगा, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, इसी दो में लड़ाई है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखो बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? तो बटेश्वर मेला भाई आगरा में लगता है। मतलब ए का 2 है, तो यहाँ पे ए का 4 दिया हुआ है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहीं पर सैयर सालार मेला की बात करते हैं तो बहराइच में लगता है। शाकाकारी देवी मेला की बात करें तो ये सहारनपुर में लगता है, इस बात को आप समझते होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्या सत्य है? थारू जनजाति दिवाली को शोक के पर्व में रूप में मनाती है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पूछेगा थारू जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो गोरखपुर में करती है। और दिवाली को क्या करते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं, इस बात को आप समझेंगे। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिलों में पाई जाती है, ये भी बात बहुत इसने परफेक्ट बोली है। और तीसरा बात बोल रहा है, कर्मा खरवार जनजाति एक प्रसिद्ध नृत्य है, सही बात है। जो कर्मा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है कि कर्मा किस चीज का लोक नृत्य है, तो भैया एक जनजाति लोक नृत्य है। ठीक है, और फिर दिया है यहाँ पे अगला, सबसे अधिक जनजाति वाला संघ जो जिला है वहां पर सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा ट्राइब्स मतलब जनजाति रहते हैं, मतलब उपयुक्त सभी ये सारे विकल्प यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 नंबर, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र के संदर्भ में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो भैया जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से लेके प्रयागराज तक फैला हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है। और कितने जिलों को टच करता है? तो 12 जिलों को टच करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रखा था, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों में किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? तो भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है, प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भाई कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ
कुल 18 मंडल है, ये बात सही बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, ये भी बात सही बोल रहा है। विधान परिषद सांसदों की संख्या कितनी है? 100 है, ये भी बात सही बोल रहा है। और वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, ये भी सही बोल रहा है। और डी जो बोल रहा है प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी शरद सिंह से गलत है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पूरे विकल्प को ले लेते हैं यहाँ पे। चलो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्कों और संस्थानों का सुमेल करना है। तो भाई लेदर पार्क पूछ रहा है, फिर उसके बाद नॉलेज पार्क पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय विज्ञान सिटी पूछ रहा है, और परफ्यूम पार्क पूछ रहा है। तो परफ्यूम पार्क से सीधा हम चले जाएंगे कन्नौज पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है। और यहीं पर लेदर पार्क की बात करें तो लेदर पार्क हमारा आगरा में बैठा हुआ है। और यहीं पर नॉलेज पार्क की बात करें तो नॉलेज पार्क जो है हमारा ग्रेटर नोएडा में है। और क्षेत्रीय विज्ञान सिटी की बात करें तो ये हमारा आगरा में है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे विकल्प हमारा कौन सा बनेगा? ए विकल्प बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान किस उत्पादन में नहीं है? तो किसके उत्पादन में नहीं है? तो भाई तिलहन के उत्पादन में ये नहीं है, क्योंकि तिलहन के उत्पादन में अपना कौन सा है? राजस्थान प्रथम पे आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो भाई क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसको हल्के में मत लेना। एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। फिर पूछ रहा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, इस सबसे सटीक एग्जाम्पल है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जा चुका है कन्या सुमंगला योजना से, तो इसलिए हमने इसमें क्यों डाला था, ठीक है। तो क्या इसका मेन रीजन है? कन्या जो भ्रूण हत्या होती है उसको रोकने का इसमें प्रयास किया जाता है, ठीक है। चलो, मध्यकालीन इतिहास में संतुलन काल के दौरान किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो भाई जो सिराजे हिंद कहा जाता था उसको हम किसको कहते थे? जौनपुर को कहते थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि यूपी स्पेशल का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक विकसित है। तो ये बात भाई सही बोल रहा है। जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाके ज़्यादा हैं, और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर कृषि पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। बात समझो, पहला सही बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है इसमें रीजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव अधिक रहा और यहाँ औद्योगिकरण भी बेहतर है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो वहाँ पे क्या है? बेहतर है। तो ये बात दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाएंगे भाई कहाँ पे? कंप्यूटर के क्वेश्चन पे आएंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को सीधा सीधा एक चीज समझना पड़ेगा, जो 15 क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? तो आपको पता है जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सारे आउटपुट के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आप डालते हैं तो चीज़ें प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम इज कंप्यूटर? कंप्यूटर में रैम का प्रारंभिक काम क्या है? तो भाई टेम्परेरी स्टोरेज को रनिंग प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट करने का इसका काम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच मेमोरी इज नोन एज परमानेंट एंड नॉन वोल्टाइल मेमोरी?
तो भैया जो रोम होता है उसको हम परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इस बात को आप समझते होंगे, ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू। ट्रिपल डब्ल्यू का फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये मत सोचना कि हल्का क्वेश्चन पूछ ले, नहीं, तुम जाके प्रीवियस ईयर देखो, जो भी 15 दिसंबर से पेपर हो रहे हैं लगातार, उसमें क्वेश्चन पूछा गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विच शॉर्ट की इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट एज एम एस वर्ड। तो जब भी सेव की बात करेगा तो कंट्रोल प्लस एस की बात करते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर। ठीक है, एम एक्स एक्सेल में संख्याओं का औसत निकालने के लिए कौन सी फंक्शन का यूज करते हैं? तो भाई हमको एवरेज जब निकालना तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में संबंध को बना के रखता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो भाई यहाँ पे एम एस वर्ड ये भी एक वेब ब्राउजर नहीं है, विंडो 10 ये भी नहीं है, रैम भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, तो यहाँ पर गूगल क्रोम आपको वेब ब्राउजर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डज मॉडम स्टैंड फॉर। तो मॉडम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडुलर और डी मॉडुलर इसका नाम होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाई ये आपको पता है, बीट है, ठीक है। और एक चीज अभी जान लेना, जो बीट होता है 8 बीट में 1 बाइट होता है, ठीक है ना, तो इस बात को समझेंगे। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 10। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? तो भाई जब दशमलव की इसकी बात करते हैं तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 8+2 के हिसाब से निकालेंगे। तो इसका जो हमारे पास रियल जो नंबर आ जाएगा वो आएगा 1010। इसको आप सॉल्व करेंगे बाइनरी वाले क्वेश्चन से तो आ जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक उदाहरण है? तो भाई जो सी लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? हाई लैंग्वेज का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस सी का शॉर्टकट क्या होता है? तो इससे हम कॉपी करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सा है भाई, 35 नंबर कंप्यूटर से देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके देखेंगे ऑप्शन, ठीक है ना। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राउटर दिया है, स्विच दिया, मॉडेम दिया, हब दिया, स्कैनर दिया है, तो हम भाई यहाँ पे मॉडेम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अभी तो इसका सिस्टम खत्म हो गया है क्योंकि वाईफाई हर जगह लग रहा है, ठीक है ना, तो इस बात को आप समझो। तो यहाँ से भाई हमने टोटल यूपी जीके के 20 क्वेश्चन देख लिए, कंप्यूटर के 15 देख लिए।
अब टेक्निकल के 65 क्वेश्चन हम फर्दर यहाँ पर देखने वाले हैं। और जितने मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया देख सकते हो, अभी ये मॉक नंबर 1 है। इसी तरीके से टोटल 15 मॉक होने हैं, तो नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है 149 में इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 फुल लेंथ कर लेने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और एक चीज़ जान लो कि एग्ज़ाम का डेट भी बहुत पास है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं कि इसके बारे में सोचा जाए, उसके बारे में सोचा जाए। जो भी चीज़ें करना है बहुत जल्दी आप लोगों को करना होगा, ठीक है ना। चलो भाई, टेक्निकल के क्वेश्चन अब यहाँ से देखना हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिख रहा है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM विच कोफिशिएंट इज यूज फॉर इंश्योर ए परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, तो पूछ रहा कौन सा हम यहाँ पे परफेक्ट बॉन्ड के लिए कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। तो भैया वो किसका यूज़ करते हैं, मॉडुलर रेशियो का यूज़ करते हैं। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है, तो EM बराबर क्या होता है 283 सिग्मा CBC, ठीक है ना। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं WSM के लिए, ये भी जान लो। कंक्रीट के लिए हम लोग 3 लेते हैं, स्टील के लिए 1.78 लेते नहीं, ठीक है। और यहीं पर LSM की बात करें तो कंक्रीट के लिए हम 1.5 लेते हैं, स्टील के लिए कितना लेते हैं 1.15 लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मॉडुलर रेशियो की वैल्यू क्या हो जाता है ES/EC हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, LSM के अनुसार एज पर LSM व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। तो यहाँ पर कंक्रीट के लिए देखो क्वेश्चन पूछा है तो 1.5 हो जाएगा। अगर ये स्टील के लिए पूछता तो 1.15 हो जाता, ठीक है। LSM की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है इन ए बैलेंस सेक्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्से एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्से। जब भी देखो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, सेक्शन होते हैं। एक बैलेंस सेक्शन की बात करता हूँ, तो जो एक्से है और एक्सेसी के वो क्या होगा, बराबर होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगर यही ओवर बोलेगा तो एक्चुअल जो है न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा हो जाएगा। और यहीं पे अंडर बोलेगा तो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम हो जाएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर एक रेफरेंस लाइन मानते हैं और ये जो यहाँ पर मान लो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो एक्स एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है। इस वाले केस में बैलेंस बोलेंगे। फिर उसके बाद ओवर कर जाएगा तो उसको हम ओवर एनफोर्समेंट बोलेंगे, एक्चुअल रेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और फिर एक कम हो जाएगी तो उसको अंडर एनफोर्समेंट के लिए हम सेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फेल्योर ऑकर इन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। ओवर रेनफोर्समेंट में किस तरह के सेक्शन फेल्योर होते हैं। तो भाई आपको पता है सडन या ब्रिटल फेल्योर होता है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन, इसीलिए हम डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये फेल होने के पहले कोई भी वार्निंग नहीं देता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं या तो बैलेंस सेक्शन डिजाइन करें या अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन जो डिजाइन करें। क्योंकि बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का जो स्ट्रेस होता है कंक्रीट और स्टील का, दोनों सेम टाइम पे पहुंचता है। लेकिन यहीं पे अंडर की बात करते हैं तो स्टील पहले पहुंच जाता है, तो इसलिए वो क्या होता है, फेल होने से पहले एक वार्निंग देता है जिसको डक्टाइल फेल्योर बोलते हैं। लेकिन ओवर एनफोर्समेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या है, ब्रिटल है, जैसे चाक को तोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन का डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 145 के लिए, ठीक है। 1415 के लिए देखते हैं हम लोग, तो क्या है बोल रहा है, जब भी लिमिटिंग डेप्थ की याद करेगा तो आपको 3 वैल्यू याद रखनी है, नहीं है FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से याद करना 0.53D हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.4D हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.6D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 415 के लिए पूछा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट, वाई इज मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन द कंक्रीट। तो कंक्रीट में भाई जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है क्यों बच्चा प्रोवाइड करते हैं, तो वही मैं बता रहा था, टू प्रिवेंट सडन फेल्योर। सडन फेल्योर से बचाने के लिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर,
व्हाट डज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर मीन? तो कैरेक्टरिस्टिक मीन का मतलब ये होता है, जब भी हम कोई मान लीजिए M20 ग्रेड के लिए बात करते हैं, जब क्यूब टेस्ट करते हैं तो 95% से जो क्यूब से वो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, और 5% से जो क्यूब है उससे ज़्यादा फेल नहीं होने चाहेंगे, और उस वैल्यू को क्या क्या बोलता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलता हूँ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लिखा है स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट फेल, ठीक है, तो 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए इन किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला हाउ इज द डिजाइन लोड कैलकुलेटेड इन एलएसएम? डिजाइन लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ऑप्शन यहाँ पर डिजाइन लोड की बात करते हैं, तो डिजाइन लोड को हम कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनटू जो हमारे पास पार्शियल फैक्टर सेफ्टी होता है उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहीं पे हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेन केस ऑफ क्रीप इन कंक्रीट? तो ठीक है, तो एक कैसे होता है, तो आपको पता है क्रीप जो होता है, सस्टेन लोडिंग जो होता है, काफ़ी टाइम्स के लड़ने के कारण क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये सब आप देख सकते हैं होंगे रेलवे में, ठीक है। रेलवे में देखते होंगे दो पटरियों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर वेरिएशन में एक्सपेंड और श्रिंक करता है, ठीक है ना। तो इसी को मैं क्रीप बोलता हूँ, और क्रीप जो भी होता है ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि आप देखते होंगे इसी बराबर क्या होता है, 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है ना। अगर इसमें 1/थीटा से हम डिवाइड करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्रीप की जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखना है, उसको थीटा से हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 0.5 तक होती है। और एक चीज़ ये भी समझो कि इसके लिए 3 वैल्यू और याद रखना है तुमको, जैसे 7 डेज के लिए, 28 डेज के लिए, और यहाँ पर 1 ईयर के लिए, ठीक है। 27 डेज के लिए थीटा की वैल्यू 2.2 होती है, 28 डेज के लिए 1.6 होती है, और फिर 1 ईयर के लिए 1.1 होती है। तो ये सारी वैल्यू याद रखेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लंबे समय तक बना रहने वाला स्थिर भार, मतलब सस्टेन लोडिंग की बात ये करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम? मिनिमम रेनफोर्समेंट कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता है 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे मैक्सिमम पूछेगा तो कितना करेंगे, 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया, ठीक है। एक कॉलम के केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे यहीं पर स्लैब की बात कर ले तो स्लैब में भी आपको दो तरह की चीज़ें हो जाएंगी, क्या क्या हो जाएंगी, एक माइल्ड स्टील के लिए हो जाएगा और एक HYSD के लिए हो जाएगा। HYSD के लिए लेंगे तो हम 12% लेंगे, माइल्ड स्टील के लिए लेंगे तो 15% लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू बदलती रहती हैं सिचुएशन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन केस ऑफ डैम्पनेस इन बिल्डिंग थ्रू द फाउंडेशन, ठीक है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा केस है कि जिससे कि क्या होती है, जो पानी है पहुंच जाती है, तो क्या होता है वो कैपिलरी एक्शन ऑफ द सॉइल, मिट्टी के केशिकागत क्रिया। कैपिलरी एक्शन का ही मतलब क्या होता है कि एक जगह से अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे वो बह रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लिंथ एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इधर ये सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर बढ़ने वाली क्रिया को ही मैं क्या बोलता हूँ, कैपिलरी एक्शन ऑफ सॉइल बोलता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द हॉरिजेंटल लेयर ऑफ स्टोन आर ब्रिक इन ए मेसनरी स्ट्रक्चर इज नोन एज। जब भी हमको हॉरिजेंटल लेयर की बात करता है तो हॉरिजेंटल लेयर इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं स्ट्रेचर बोलता हूँ, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ए डैम प्रूफ कोर्स DPC यूजली प्रोवाइड इन सीमेंट कंक्रीट 1-4, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझो कि हमको पूछ लिया स्टैंडर्ड थिकनेस की बात कर रहा है, जब भी DPC की बात करता है उसका स्टैंडर्ड थिकनेस क्या होता है, 20 से 40 mm होता है, ठीक है। अगर यही सेंटीमीटर में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 25 mm और 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जानो, ये 1.124 दिया हुआ, तो इसके लिए आपको ग्रेड याद करने पड़ेंगे। ये सारे ग्रेड आपको याद करने हैं M5 से लेके
M25 तक ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। आप एक काम करना, ऐसे लिख लेना 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और वैल्यू होती है M7.5 के लिए भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। 1, 5, 10, 1, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 1.5, 3, 1, 1, 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, A vertical joint in a masonry wall directly over the vertical joint in the courser is below is called। बोला चिनाई की दीवार में नीचे के रद्दे के जोड़ के ठीक ऊपर स्थित ऊर्ध्वाधर जोड़ को क्या बोलते हैं? तो उसको भाई स्ट्रेट जोड़ ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। अल्टरनेट की बात करता है, हेडर भी होगा स्ट्रेचर भी होगा, तो उसको मैं इंग्लिश बॉन्ड बोलता हूँ। और इंग्लिश बॉन्ड जो होती है सबसे मजबूत बॉन्ड होती है, इस बात को भी आप जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बैकग्राउंड रफ बिफोर द अप्लाइंग प्लास्टर इज नोन एज। जब भी मैं प्लास्टर करने जाता हूँ तो बैकग्राउंड को खुरदरा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो उसको मैं हैकिंग करता हूँ, ठीक है। क्या होता है उससे कि हमारा बॉन्ड जो है बहुत अच्छा निकल के आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मिनरल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डीपीसी इन मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आधुनिक भवन निर्माण में डीपीसी के लिए सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भैया उसमें हम हॉट बिटवीन का भी यूज करते हैं, मैस्टिक एस्फॉल्ट का भी यूज करते हैं, पॉलीथीन सीट्स का भी यूज करते हैं, रिच सीमेंट कंक्रीट का भी यूज करते हैं। मतलब ऑल ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये डीपीसी के लिए यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इन फ्लेमिश बॉन्ड एवरी कोर्सस कंसिस्ट, जैसे फ्लेमिश बॉन्ड में प्रत्येक कोर्स रद्दे में क्या होता है? जब भी फ्लेमिश बॉन्ड की बात करता हूँ तो पहले एक स्ट्रेचर रहेगा, फिर एक हेडर रहेगा, एक स्ट्रेचर रहेगा, एक हेडर रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे इंग्लिश बॉन्ड में मैं बात करता हूँ तो एक पूरे रद्दे में एक स्ट्रेचर रहेगा और दूसरे रद्दे में आपको हेडर दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, वैकल्पिक हेडर और स्ट्रेचर, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एफ्लोरेंस इन ब्रिक इन केस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। एफ्लोरेंस किसके कारण होता है? तो एक चीज जान लेना, कहीं भी आपको साल्ट या एल्कलीस देखने को मिल जाए तो वहां पे मान के चलो एफ्लोरेंस की प्रक्रिया देखने को मिल जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, ए क्वीन क्लोजर इज ए ब्रिक पीस कट, ठीक है। क्वीन क्लोजर ईंट का वो टुकड़ा है जिसे काटा जा सकता है। तो जब भी तुम बात करते हो एक ब्रिक की, तो जब भी उसके लॉन्गिट्यूडली उसको हाफ कट कर देते हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्वीन क्लोजर बोलता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्गिट्यूडली इनटू इक्वल हैवी हाफ, ठीक है। मतलब आधी लंबाई और आधी चौड़ाई में काटने की कला को ही क्या बोलता हूँ, क्वीन क्लोजर बोलता हूँ, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टील डिजाइन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 विच लोड कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर चेकिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी। जब भी हमको डिफ्लेक्शन चेक करने की बात करेगा, आपको एक चीज समझ के रखना, जब भी टू लोड का कॉम्बिनेशन आएगा, डेड लोड या विंड लोड या लाइव लोड या कुछ भी, जब भी दो लोड का कॉम्बिनेशन आएगा तो वहाँ पर 1.5 लेंगे, और जैसे तीन लोडों का कॉम्बिनेशन आने लगेगा तब वहाँ पर 1.2 लेंगे। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही दिया हुआ है? तो दो लोड के लिए हमको 1.5 दिया हुआ है, डेड लोड और लाइव लोड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी जान लो, और कितने लोग ऑप्शन ए लगा देंगे लेकिन ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ए भी सही है और ए भी सही है, क्योंकि यहाँ पे तीन लोडों के कॉम्बिनेशन के लिए 1.2 लगाते हैं। लेकिन ये हमको पूछ रहा है कि क्या चेकिंग और डिफ्लेक्शन अंडर द लिमिट स्टेट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सही में ऑप्शन मेरा ए हो जाए, सी हो जाएगा। जहाँ पर मैं कितना लेता हूँ, 1 लेता हूँ डेड लोड और लाइव लोड के कंडीशन में। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितना लोग सोचे होंगे, इसको ए मार दिए होंगे, कितना लोग
तो वो गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन को डालने का मतलब ये ना समझो कि हल्के हल्के क्वेश्चन है। अभी तुम मॉक टेस्ट नंबर 1 करा रहे हैं, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ोगे 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं टोटल, ठीक है। जिसने दिया है उसकी वैल्यू समझता है, जो नहीं दिया है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो कंटेंट कितना बेहतर है। 149 रुपये में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, और इन सभी क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन भी नीचे दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो से भी करा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि पूरे 15 के 15 सोल्यूशन करा दूं, लेकिन अभी टाइम के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन देखो। इन ए रिवेट ज्वाइंट हाउ इज द गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस की बात करता है तो क्या होता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, बल की दिशा में दो लंबवत रिवेट लाइनों के बीच की दूरी को मैं क्या बोलता हूँ, गेज डिस्टेंस बोलता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूछ रहा परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, 0.4 एफ वाई। एफ वाई क्या है, इल्ड स्ट्रेस है। इल्ड स्ट्रेस आपको कैसे लेना है, एफ पी 250, एफ पी 415, एफ पी 500 के अकॉर्डिंग जो भी दिया रहेगा वहां पे सीधा ले लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। एज पर आई एस 800 2007 what is the maximum cylinder ratio for the member in pure tension where only dead load and imposed load are acting। ठीक है, ये मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो की पूछ रहा है और ओनली डेड लोड एंड इम्पोज लोड की बात करता है, तो वहां पे हम सबसे ज्यादा वैल्यू कितना लेते हैं, 400 लेते हैं, ध्यान रखना सिलेंडर रेशियो लेमडा से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ स्टील what is the partial safety factor for material gamma m not taken by yield strength, तो कितना लेते हैं, 1.1 लेते हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या बोल रहा है, एक कैनाल सप्लाई वाटर एट ए ड्यूटी ऑफ 1200 हेक्टेयर पर क्यूबिक, फाइंड द डेल्टा ऑफ वाटर बेस पीरियड 100। तो डेल्टा के निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 8.64 बी इंटू डिवाइड बाई डी, ठीक है। बेस पीरियड कितना दिया है, 100 दिया है, और यहाँ पे तुमको डिल कितना दिया है, 1200 दिया हुआ, ठीक है। इसको रख के सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.72, लेकिन 0.72 आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉसेस को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा, 0.86 लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे अपने आप को 0.72 लगा के एक नंबर दे दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी भाई, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच इफिशियंसी रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। जब भी वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन और रेशियो किसका करता है, वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी बोलता हूँ। इस बात को ध्यान रखना। अगर जिसको एक क्वेश्चन आया होगा, इसके नीचे एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दिया गया था, वो कर लिया होगा, ठीक है। कैसे किया होगा अभी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैनाल कैरीज 50 क्यूबिक एट द हेड, एट द आउटलेट डिस्चार्ज बिकम 42 क्यूबिक, फाइंड द वाटर कन्वेंसी इफिशियंसी। तो डब्ल्यू सी की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैनाल कैरिड कितना करता है, 50 क्यूबिक, और बिकम डिस्चार्ज बिकम कितना आता है, 42, ठीक है। तो 42 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 इंटू 2, और इसको मैं कर दूंगा 42 से 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 84% आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल आसान था, बस आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए था क्या करना है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कैनाल अलाइनमेंट इज एडॉप्टेड व्हेन द कैनाल फ्लोज द नेचुरल कंटूर ऑफ लैंड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंटूर कैनाल बोलता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन
वही मैं बात कर रहा था, जिसको वाटर एप्लीकेशन के लिए याद था रूट जोन और कितना सप्लाई किया है, ठीक है। तो वहां से एक क्वेश्चन निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था, समझ सकते हो यहाँ पे तुम लोग बात को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द सप्लाई ऑफ द वाटर फील्ड कितना है 1200 एंड वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन कितना है 900 मीटर क्यूब, फाइंड द वाटर एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको 1200 क्या था सप्लाई किए थे, ठीक है। रूट जोन में कितना है 900 है, तो यहाँ से हमने डबल जीरो को काट दिया, तो ये बच गया 9/12, ठीक है। और इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4×3=12, 25×4=100, ठीक है। और इसको काट लो 3×3=9, तो 25×3=75%, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इरिगेशन में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, एकदम आपको टू द पॉइंट चीज़ें याद रखनी है और ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is a dimensionless parameter used to determine the geometric symmetry for the टर्बो मशीन। टर्बो मशीन के लिए कौन सा जो होता है डायमेंशन, तो उसको कौन सा हम लेते हैं भाई, स्पेसिफिक स्पीड लेते हैं, ठीक है ना। ये सब जो रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, ये सब क्या है, मॉडल नंबर है। इस सब की चीज़ों के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखो, इन डायमेंशनल एनालिसिस बाइंघम पाई थ्योरम इज यूज्ड। ये जब हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, इफ द स्पेसिफिक स्पीड ns ऑफ द टर्बाइन इज बिटवीन 10 to 35 वाट टाइप ऑफ टर्बाइन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेल्टन टर्बाइन व्हील बोलता हूँ, और सिंगल जेट के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटाइप मीन्स, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, जो हमारे पास इक्वलिटी ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का रेशियो होता है, इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिटिंग लेंथ, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेनली डिपेंड अपॉन, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो भाई स्केल ऑफ द मैप पे भी करता है, एक्यूरेसी ऑफ द लेआउट पे भी करता है, नेचर ऑफ द ग्राउंड पे भी करता है। मतलब ये ऑल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। हाँ, सारी चीज़ें हैं जो कि काम की चीज़ें हैं, ठीक है। जिसने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 149 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको 15 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एंड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चैन। जब भी 30 मीटर चैन की बात करता है तो सीधा आपको याद रखना है, उसमें कितने होंगे, 150 लिंक होंगे, ठीक है। और एक लिंक की जो दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, while measuring distance on a sloping ground using the stepping method the distance is always measured। तभी ऑलवेज हम कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो भैया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम उसको मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 73 नंबर, इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज द मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ द मेजर डिस्टेंस विल बी। जब भी भाई क्या हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मेजर हमेशा क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, लेसर देन द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू मिरर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में जो दो मिरर के बीच की डिस्टेंस और एंगल होती है कितनी होती है, तो 45 डिग्री होती है, ठीक है ना। और इस चीज़ को समझेंगे, और ये डबल रिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका, ठीक है, ना कि डबल रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज,
जो सैग करेक्शन होता है ऑलवेज क्या होता है भाई, वो निगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें समझोगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज 0.67, व्हाट विल द पोरोसिटी ऑफ द परसेंटेज। देखो यहाँ पे सॉइल सैंपल के लिए वाइड रेशियो की वैल्यू ई बराबर 0.67 दिया है। पोरोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, ई 1 + ई करना है, ठीक है। यहाँ पे 0.7 रखोगे, यहाँ पे 1 + 0.7 रखोगे तो ये वैल्यू कट पीट के 40.1% आ जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 77 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज द 100%, व्हाट विल बी इट कॉल्ड। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा अगर 100% हो जाए तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल बोलता हूँ, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे, क्या है, पिक्नोमीटर मेथड इज प्रिलिमिनरी यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पिक्नोमीटर मेथड होता है वो क्या क्या चीज़ हमको डिफाइन करके देता है। तो आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट निकालने के लिए पिक्नोमीटर मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोनों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन व्हाट डज द सिंबल ऑफ सी एच रिप्रेजेंट। जो सी एच होता है क्या होता है, जब भी सी की बात करता है तो क्ले होता है, एच क्या क्या बात करता है, हाई की बात करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन ऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना भाई। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन द फॉर्मूला एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, वाट डज ई। ई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ई आपको पता है भाई वाइड रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। एन यहाँ पे नहीं है लेकिन वो पोरोसिटी होता है, एस क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, डब्ल्यू क्या होता है वाटर कंटेंट होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन, which of the following method is used for the estimation of wall of different thickness or for cross walls। तो वहाँ पे कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं, तो भाई सेंटर लाइन मेथड का वहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज नोन एज। जब भी विदाउट बीइंग डिसमेंटल की बात करेगा तो हमारा सॉल्वेज हो जाएगा, अगर डिसमेंटल की बात करेगा तो स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 83 नंबर, इन द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का क्या पर्पज होता है, तो भाई वो होता है टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, ठीक है। हम सिंकिंग फंड के माध्यम से क्या करते हैं, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं। और जब बिल्डिंग क्या करता है अपने यूजफुल लाइफ पे पहुंच जाता है तो जो थोड़ा थोड़ा पैसा हमने इकट्ठा करके रखा होता है उस पैसे से हम क्या करते हैं उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो बिल्डिंग यूटिलिटी पीरियड में अगर हम उसको सेल करते हैं या उसमें स्क्रैप हम बेचते हैं तो टोटल कॉस्ट का 10% हम वहाँ से रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्क्रैप में एक और दिक्कत आती है क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। स्क्रैप हमारे लिए तभी बेनिफिशियल है कि उसमें से जो सारी चीज़ें हमको रीसेल करने के बाद 10% जो हमारे होते हैं उसका मिल जाए और वो भी पॉजिटिव में मिले तो वो हमारे साथ बहुत बेहतर होता है। कभी कभी आप देखते हो ऐसे ऐसे बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे उसको डिसमेंटल करने के लिए अपने पास से बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और उसमें से हमको स्क्रैप में के रूप में कोई भी पैसा आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो स्क्रैप की ये सबसे बड़ी डीमेरिट होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, while estimating the reinforcement cement concrete RCC work the value of reinforcement is। ठीक है, reinforcement की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.6 से लेके 1% तक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, according to UPSSC standard specification the expected outturn mason cement concrete 1:2:4 in foundation per day। जब भी हम कहीं फाउंडेशन में काम कर रहे हैं और एक मेसन का
आउटर्न की बात कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 5 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। कभी किसके केस में होना चाहिए, ये 1:4 के रेशियो में हम जब काम कर रहे हैं तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज इन इंडिया, ठीक है। तो भाई कंपोजिट मटेरियल का हम यहाँ पे मेथड का यूज करते हैं। भारत में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली विधि है, तो कंपोजिटिंग है भैया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंपोजिटिंग बोलता हूँ। तब देखो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने गलत करा दिया, उसका ऑप्शन मार्क्स एक बार फिर से देख लेना। 86 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज इन, अच्छा वाइडली की बात कर रहा है तो भैया वो क्या हो जाएगा, सैनिटरी लैंड फिलिंग होगा, यहाँ पर कंपोजिटिंग नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। 86 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर तुमको सी देखने को मिलेगा, जो कि सी है, ठीक है। और 87 में आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको आप दूर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन पी एंड डिजाइन पीरियड एन फॉर द टिपिकल वाटर सप्लाई प्रोजेक्शन इन इंडिया जीआई स्टैंडर्ड, तो कितने साल के लिए देते हैं भैया, तो स्टैंडर्ड हम 30 साल के लिए देते हैं। और 30 साल ही क्यों लेते हैं, अगर ये कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा तो मेरे को बहुत मजा आएगा। एट्टी नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लीचल इज डिफाइन एज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लीचेट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो क्या होता है भाई, लिक्विड दैट हैज बीन परकोलेटेड थ्रू सॉलिड वेस्टेज, तरल जो ठोस कचरे से छन कर नीचे निकाला हो, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, विच फार्मूला इज कॉमनली यूज इन इंडिया टू एस्टिमेट द फायर डिमांड इन वाटर सप्लाई सिस्टम, तो भाई यहाँ पे हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कुल्चिंग एंड बूस्टन फार्मूले का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। तो कुल्चिंग एंड बूस्टन फार्मूले का यूज करते हैं, कुल्चिंग का फार्मूला आपको पता होगा 3182 अंडर रूट पी, और ये पी किस चीज में होता है ये हमको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, for a material if modulus of elasticity is equal to the modulus of rigidity z, what will be the value of the Poisson ratio, अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है फॉर्मूला पहले हमको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ई बराबर 2g 1 + म्यू होता है, और यहाँ पे बोल रहा है ई और जी अगर हम बराबर कर दें तो वैल्यू क्या होती है, जैसे ई और जी के बराबर करेंगे तो हम वैल्यू पर सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन द कंडीशन ऑफ द प्योर बेंडिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एट न्यूट्रल लेयर ऑफ द बीम, जब भी न्यूट्रल लेयर की बात करेगा और प्योर बेंडिंग के केस में तो वहां पे हमको 0 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइजन रेशियो म्यू ऑफ द मटेरियल इज इन द 0.25, व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होगा, ई बराबर 9 GK 3 kg, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से फॉर्मूला हम रखेंगे और सारी चीज़ों को निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास देखने को मिलेगी, कितने देखने को मिल जाएगी, अच्छा ये मैं अगले क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोल रहा था, हाँ तो इसका भी देख लो, यहाँ पे ई बराबर क्या होता है 3k 1 - 2 म्यू होता है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.25 दी है, यहाँ पर रखोगे तो सॉल्व करोगे तो ये 1.5k आ जाएगा,
ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बता दिया क्योंकि हमको वो वाला क्वेश्चन याद था। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन ए फ्लेक्सरल फार्मूला, तो बेंडिंग फार्मूला बाई एम बाई आई होता है, सिग्मा बाई वाई होता है, ई बाई आर होता है, ई बाई आर होता है। तो यहाँ पे पूछ ले सेक्शन मॉडुलस जेड की वैल्यू क्या होती है, तो आई बाई वाई मैक्स होता है। वाई मैक्स क्या होता है, किसी भी जो भी सेक्शन दिया है उसके न्यूट्रल एक्सल से आउटर फाइबर तक की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। हमें इसको बता दिया था यार, तो यहाँ पे इसको तुम करेक्ट कर लेना। ई बराबर क्या होता है, 9 GK 3K प्लस जी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 96 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज रिकमेंडेड बाय आरसीसी प्लेन रोलिंग टेरेन के लिए। जब भी प्लेन रोलिंग टेरेन के लिए बात करेगा तो 7% लेंगे, और इसको याद कर सकते हो तुम यूपीएच से। तो जैसे हिली के लिए 10% होता है, प्लेन के लिए 7% होता है, अर्बन के लिए 4% होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखो। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल कर्व आर एंड डिजाइन स्पीड वी द सुपर एलिवेशन ई द फ्रैक्शन एफ इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो भाई ई प्लस एफ बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 127 आर। वी क्या है, किलोमीटर में है, आर क्या है, मीटर में है, और यहाँ एफ क्या है, कोफिशिएंट है। ये भी दो तरीके का कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एक लेटरल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। लेटरल के लिए 0.15 लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए 0.35 से 0.4 लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू याद रखेंगे और इस फॉर्मूले से करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन द mixed traffic condition what is the percentage of design speed is the consider as IERC। तो कितना हमको लेना पड़ता है भाई, 75% लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, if the centrifugal ratio P by W exceed the value of the lateral friction, मतलब ये बोल रहा है P by W जो है लेटरल फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, तो इसको में कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हमको स्कीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर यही वैल्यू क्या होगा, P by W की वैल्यू कम हो जाए इसमें, तो हमको ओवर टर्निंग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवर टर्निंग और स्कीडिंग ये हमको दो केस देखने को मिलता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के कारण, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉक नंबर 1 में हम लोग, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है। इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग द रूलिंग ग्रेडियंट इज यूजली डैश देन लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो वो क्या होता है भाई, फ्लैटर, मतलब वो लेस होता है, मतलब कम तीव्र होता है। ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से डायरेक्ट मोड नहीं होता है, वो ग्रेजुअली होता है, ताकि वहाँ पे क्या है, कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, जिससे कोई दुर्घटना वगैरह ना हो। तो इस तरीके से भाई मॉक टेस्ट नंबर 1 हमने कर लिया बेहतर तरीके से। सारी चीज़ें हैं, जिसने अभी ज्वाइन नहीं किया 15 फुल मॉक लेत वो कर सकता है, 149 में देख सकते हो कंटेंट कितना बेहतर है। तो हर एक चीज़ है यहाँ पे, नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और इसी पीडीएफ में हमने क्या किया, पूरा सोल्यूशन भी लगा दिया, ठीक है। तो जो सोल्यूशन नहीं देख पा रहे थे, काफ़ी बच्चे आलसी भी हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो भी ला रहा हूँ। हालांकि वीडियो का प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन पहला मॉक मैंने करा दिया है। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और भी मॉक के जो भी हैं सोल्यूशन कराता रहूँगा। और जिसने ज्वाइन नहीं किया है, 50 दिन अभी बचे हुए हैं, तो बेहतर तरीके से लग के तैयारी कर सकते हो, और उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लोगों तक एक्सप्रेड करो, ताकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के 4612 के जो बेहतरीन एस्पिरेंट है उन तक वीडियो पहुँचे और सारी चीज़ें मज़ा में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।